नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तो लगातार कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें कई महीनों के बाद भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने में आ रही हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर। डॉक्टर साहब, इंडिया साइंस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू फॉर इन्वॉल्विंग मी। जी डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को ही होता है, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी भी हो रही है। क्या ये कोरोना की वजह से है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है? ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में एज ए मेडिकल पर्सन ये 3-4 महीने पहले ही मेरे दिमाग में आया और मैंने फिर इस पर लिखा भी और सबको सतर्क किया। इसका रीजन ये है कि इसमें 2 रीजन हो सकते हैं कि टीबी क्यों होगी कोविड के अंदर। पहला रीजन ये है कि इसमें लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद में फिर बहुत सारे हमारे जो एक नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज हैं वो बंद हो गई। जो टीबी के मरीज थे या टीबी के मरीज अपने आप को दिखाना चाह रहे थे, जिनको सिम्टम होते हैं, वो अपने सिम्टम्स लेकर कहीं जा नहीं पाए और उनका जो एक अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए था स्पूटम के थ्रू या और डायग्नोसिस के थ्रू, वो नहीं हो पाया। तो एक ये देखा गया कि उनके वो काफी इकट्ठे हो गए और जब लॉकडाउन खुला और नॉर्मल चीज हुई तो अचानक फिर बहुत तेजी से टीबी के लोग सामने आए। तो एक रीजन तो ये है कि बहुत तेजी से टीबी के मरीज बढ़े हैं। ये देखने को भी मिला है और डाटा में भी मिला है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि जब कभी भी जब शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है या नीचे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि HIV के अंदर जो हमारा एड्स बीमारी है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सबसे पहली जो बीमारी होती है उस व्यक्ति को, एड्स के मरीज को, वो ट्यूबरकुलोसिस होती है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में एंडेमिक डिजीज है। जब कभी भी हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है तो टीबी उसमें ऊपर जाते हैं, रीएक्टिवेशन हो जाता है। या ये देखा गया कि जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन की कमी है या और दूसरे फिनोमिना हैं जो शरीर को कमजोर करते हैं, तो देखा गया कि उसमें टीबी हो जाती है। तो कोविड के अंदर टीबी का होना एक बहुत ही स्वाभाविक था और इसीलिए टीबी के बाद में कोविड के बाद में हमने टीबी के पेशेंट देखना शुरू किए और बहुत तेजी से इनके अंदर टीबी के मरीज दिख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, किन लक्षणों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि किसी को टीबी है और उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, जो टीबी के लक्षण हैं वो जगह जगह पर उसको दिखाया जाता है। उसमें 2 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी को खांसी है और उसको बलगम आ रहा है तो हमें स्पूटम एग्जामिनेशन करना है। अगर किसी वजह से उसका स्पूटम नहीं निकल पाता और उसका वजन कम हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, तब भी हम उसका टेस्ट करेंगे और हो सकता है कि उसको टीबी हो। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मरीज कोविड में हुए थे उनके अंदर 4 हफ्ते के बाद में, 1 महीने के बाद में फिर उसको कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिसको हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर भी जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट वही है जो टीबी के होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो हमें ये क्या बोलते हैं, जैसे कॉफ है या उसके शरीर में पूरा कमजोरी आ गई या सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, गला खराब है उसका, और या फिर फीवर उसको रहेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कोविड के अंदर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उसका टेस्ट या उसका स्मेल चला जाना, तो ये 1 महीने बाद में भी उसको पेशेंट को हो सकता है। उसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं या पोस्ट कोविड प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूस रहती है उसको और वो कई महीने तक होती है। तो वो
पोस्ट कोविड में हम टीबी को डेफिनेटली देखना चाहिए और हो सकता है कि उसको टीबी हो। जी डॉक्टर साहब, अगर लंबे समय तक अगर किसी को इस तरह के लक्षण हैं और वो नहीं जाता है डॉक्टर के पास, मतलब जो इलाज टीबी का होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में किसी को क्या नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब? टीबी का ये देखिए कि टीबी से हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डेथ उसकी वजह से होती है, और उसका रीजन ये है कि टीबी का जो इलाज है वो अगर डिले हो जाए या वो ठीक से इलाज ना करे, या देखा गया कि वो मन से अगर इलाज करता है कि जैसे उसने कुछ दिन लिया कुछ दिन छोड़ दिया, तो उसको रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है, और वो फिर उसको जो हमारे पास में दवाएं वो काम नहीं करती, तो हमें फिर सेकेंडरी दवाएं देनी पड़ती है और पता चलता है कि वो भी काम नहीं कर रही हैं, तो डेथ उनमें होती है। इसमें टीबी के अंदर डेथ होने का मेन कारण है कि उसका लंग बिल्कुल खराब हो जाता है, उसमें सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाती है और उसकी डेथ होती है। तो निमोनिया एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती है, पूरा लंग खराब हो जाता है और उसमें जो एक ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली पूरे शरीर पे उसका असर पड़ता है अगर ऑक्सीजन हमारी ठीक से नहीं जाती। और वही रीजन है कि नॉट एग्जैक्टली टीबी की तरह, लेकिन अगर हमारा लंग इन्वॉल्व होता है और उसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया ठीक से नहीं होती तो उसकी डेथ होती है, जैसे कि हमने कोविड के अंदर भी देखा। तो दोनों प्रक्रिया एक जैसी है लेकिन अलग है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोरोना के बाद सभी लोगों को टीबी की जांच करवाने की जरूरत होती है? ऐसा नहीं है कि सभी को जरूरत है, अगर उसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे कोरोना के अंदर जब इसका मैनेजमेंट हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, अगर वो मॉडरेट है या माइल्ड भी है या उसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ, तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए गए, और जो प्रेडनिसोलोन है या कई ग्रुप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इसमें दिए गए उसके प्रॉब्लम को कम करने के लिए, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज मेजर रीजन है कि जो इम्यून सिस्टम हमारा डिक्रीज हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि इन कोविड पेशेंट में टीबी होने के चांसेस हमारे बढ़ गए। अब ये कहना कि सभी को ये तकलीफ होगी ऐसा नहीं है। उसमें से ये देखा गया कि जिन लोगों ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया था वो 2 से 7 गुना बढ़ जाता है उनके अंदर, लेकिन सभी को नहीं है। ये भी ध्यान रहे कि अगर उसको कोई खांसी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसको डेफिनेटली टीबी की जरूरत नहीं, टीबी का जांच कराने की। लेकिन उसको कफ है, कंटिन्यूअसली कफ रहता है, बलगम आना शुरू हो गया, उसको फीवर होना शुरू हो गया, उसकी कमजोरी हो रही है, तो डेफिनेटली उसको अपना टीबी का इलाज, टीबी का कराना चाहिए। जो डायग्नोसिस है या उसका जो जांच है वो जरूर करानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कोरोना में ये देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि फेफड़ों में बहुत इन्फेक्शन हो गया, 50% तक 70% तक इन्फेक्शन उन लोगों को हो गया। तो क्या इन लोगों को, और खासकर जिनको स्टेरॉइड्स भी दिए गए, तो क्या इन लोगों को आप सलाह देंगे कि ये लोग ठीक होने के बाद टीबी की जांच करवाएं? मैंने आपको बताया कि अगर जैसे उनका लंग खराब हुआ था और वो रिकवर कर गए और 1 महीने बाद में वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जिसमें कोई लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया, वो लक्षण नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको जाके अपना इलाज कराना चाहिए या अपना जांच करानी चाहिए। जांच आपको डेफिनेटली इस कंडीशन में करानी चाहिए कि उसका जो एक रिकवरी होती है वो रिकवरी हो नहीं पा रही है, उसका फीवर कंटिन्यू चल रहा है या उसको कॉफ है और उसमें बलगम आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको जांच करानी चाहिए। अदरवाइज अगर वो बिल्कुल नॉर्मल फील करता है और उसको कोई लक्षण नहीं है तो जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि लक्षण इसका एक प्रमाण है कि इसको टीबी हो सकती है, ये बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये जो पोस्ट कोविड दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये समस्या हमेशा के लिए रहेगी? जिन लोगों को कोविड हो चुका है, क्या उनको हमेशा के लिए इस तरह की समस्या आती रहेगी? ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि कितने लॉन्ग टर्म तक हमारे को इस तरह का इफेक्ट होगा, ऐसा हमारे पास में कोई डाटा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली
कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनके अंदर रिकवरी 100% ना हो, जिनका लंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो डेफिनेटली लंग की वजह से उसको प्रॉब्लम रहेगी, सांस में तकलीफ रही या फिर उसको कमजोरी रही, वो कंटिन्यू। और कॉफ भी, क्योंकि उसमें जो हमारा नली है या कहना चाहिए ब्रोंकस है, वो अगर उसका इन्वॉल्व हो गया और उसकी जो लाइनिंग है वो खराब हो गई तो उसको काफी दिन तक कफ रह सकता है। तो 100% नहीं कहना चाहिए, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनको कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसके लिए ये है कि हमारे को देखना है कि अगर इस तरह का व्यक्ति आता है तो उसको डेफिनेटली पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की जरूरत है। कि अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही है या दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर उसके नाक में या फिर उसके स्किन के ऊपर कार्डियोवास्कुलर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या मसल्स के अंदर जैसे जॉइंट में मसल्स में पेन शुरू हो जाता है या एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसको हम ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं, जिसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है या हेडेक कंटिन्यू रहता है, तो अगर इस तरह के लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं तो उसका मैनेजमेंट चाहिए। ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें। अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है तो उसका एक मैनेजमेंट चाहिए। तो वो मैनेजमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा। जैसे ब्रेथलेसनेस की मैनेजमेंट होगी या फिर उसके अंदर जो बॉडी के अंदर एक कमजोरी आ जाती है तो उसका हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और अगर उसकी एपेटाइट ठीक नहीं है या खाने का तरीका उसका अब ठीक नहीं हो पा रहा है तो हमारे को वो इंक्रीज करना है, उसका इम्प्रूव करना है। या फिर उसकी जो मेमोरी है या थिंकिंग प्रोसेस है उसमें कुछ क्लाउडिंग हो गई है तो हमें उसको मैनेज करना है। डेली लिविंग जो उसको मैनेज करना है। जो उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है उसको मैनेज करेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि उसको हमें पूरा मैनेजमेंट की जरूरत है इस तरह के पेशेंट को, और वो काफी हद तक हम उसको रिकवर करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या किसी की इम्यूनिटी से भी फर्क पड़ता है कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो उसको पोस्ट कोविड दिक्कतें ज्यादा आती हैं? बिल्कुल। अगर किसी की इम्यून सिस्टम खराब है, देखो इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी और दूसरी बीमारियों को मैनेज करने के लिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो उसको छोटी मोटी इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोल होती रहेंगी, तो उसको ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्ट कोविड में इन्फेक्शन होते रहे उसको। तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम पे हमें फोकस करना है। इम्यून सिस्टम उसका एक्टिवेट कुछ हद तक होता है कि इन्फेक्शन के बाद में जो वायरस उसके अंदर गया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है। तो वो अगर अच्छे से नहीं बनी या हमने उसको बहुत सारे कोविड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए इसकी वजह से नहीं बनी, तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। इम्यून सिस्टम अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो गया है तो हमारे पास में तरीके हैं कि हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने का तरीका है बहुत अच्छा खाना खाना, मतलब कि संतुलित आहार हमें उसे देने की जरूरत है। उसका स्ट्रेस बिल्कुल मैनेज करना है। अगर स्ट्रेस हमेशा उसका बना रहेगा तो इम्यून सिस्टम उसका डिक्रीज हो जाएगा। उसकी जो रेस्पिरेटरी पावर है, अगर वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो हमें उसका रेस्पिरेशन बढ़ाना है। तो उसके तरीके हैं कि आप जैसे आपने देखा होगा कि अगर लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है उसके बाद में फिर हम लंग की एक्सरसाइज कराते हैं, उसको डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराते हैं और उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ में हम उसको कोशिश करते हैं। वो हमेशा अगर लेटेगा तो अपने पीठ के बल नहीं लेटेगा बल्कि करवट लेके लेटेगा, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है शरीर का प्रभाव हमारे लंग्स पे पड़ता है वो कम पड़े। तो ये सब ऐसी टेक्निक्स हैं जो अगर हम कंटिन्यू उसको करें तो उसका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव करता है। न्यूट्रिशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के अंदर दो चीजें और देखी गई, एक तो विटामिन डी। ये हम एडवोकेट करते हैं कि इन लोगों के अंदर जो पोस्ट कोविड वाले हैं उनके अंदर हमें खूब अच्छे से विटामिन डी देना चाहिए। जो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका विटामिन डी बहुत ही कम होता है और उनमें कोविड भी ज्यादा होते हैं और कोविड के कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होते हैं। तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है और हमें विटामिन ए की जरूरत है। बहुत सारे विटामिन है जैसे बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन है वो जरूरत है। तो अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे और उसका ब्लड लेवल देखें कि ये विटामिन कम तो नहीं है तो वो उनको पूर्ति करें, उनका ट्रीटमेंट करें, तो डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से कोरोना के मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही, बल्कि मामले लगातार कम ही हो रहे हैं। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि जिस तीसरी लहर की बात की जा रही थी, वो अब शायद ना आए? देखिए, मैंने कभी किसी फोरम पे तीसरी लहर के बारे में नहीं कहा। उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास में चौथा सीरो सर्वे आया जो आईसीएमआर ने किया, और वो करीब हमारा जून जुलाई में ही आ गया था, उसी में हमारे को पता चल गया था कि 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं, और डॉक्टर्स के अंदर ये 80% के करीब था। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि बच्चों के अंदर ये 50% के करीब था। तो ये मैं मान के चल रहा था कि जो हमारी पहली लहर थी, उस पहली लहर के अंदर भी कम से कम 25 से 30% लोगों को इन्फेक्शन हो गया था और एंटीबॉडीज बन गए थे। उन लोगों को इन्फेक्शन दोबारा नहीं हुआ। तो वो लोग और ये जो नए सेकंड लहर के दोनों मिला के मैं ये मान के चल रहा था कि 85 और ज्यादा % लोगों को इन्फेक्शन हो गया। अब बाद में थोड़ा बहुत रहा वो, और वो ऐसे इलाकों में रहा जो बहुत ही रूरल डिफिकल्ट एरियाज थे। और केरल के अंदर बहुत हमेशा से लोग कहते रहे कि भाई वहां पर हालत खराब है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। उन्होंने बीमारी को बहुत हाई लेवल तक नहीं होने दिया। जो हमारे अंदर सेकेंड लहर के अंदर इतने लोग मरे, केरल के अंदर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसको बहुत लोअर लेवल पे रखा। और ये ध्यान रहे कि ये वायरस जो था ये सभी को होना था, तो उन्होंने लोअर लेवल पे इन्फेक्शन होता रहा। क्योंकि ये सभी को होना था, इसलिए इन्फेक्शन वहां पर काफी दिनों तक रहा। अभी भी वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा मरीज नहीं हो रहा वहां पर कि जिसकी डेथ हो रही हो। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो ये मैं मान के चलता हूँ, जब ऑलरेडी 85% हो गए थे और हमारे कुल 10% या 15% लोग रह गए, तो थर्ड लहर तो होनी नहीं थी जब तक कि कोई ऐसा नया वायरस नहीं आता जो कि पुराने जितने भी हमारे एंटीबॉडीज बने हैं उनको वो नकार दे या उनको बाईपास कर दे और फिर वो दोबारा से इन्फेक्शन करे। तब तो थर्ड लहर आनी थी, अदरवाइज नहीं आनी थी। और ये बच्चों के अंदर भी नहीं आनी थी, क्योंकि बच्चों को भी 50% पॉजिटिव मिला। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस घर के अंदर कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना इन्फेक्शन हुआ है बड़ों के अंदर, तो बच्चों में ऑलरेडी हो गया था। बच्चों के अंदर ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उनको खांसी जुकाम होगा, थोड़ा बुखार होगा और वो ठीक हो जाएंगे। और ये हर घर के अंदर देखा बच्चों के अंदर होते हुए। तो इसलिए मैं मान के चलता था कि ये ना बच्चों में होना है, ना कोई थर्ड लहर आनी है, और अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई थर्ड लहर नहीं आनी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी मास्क पहनना और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना, ये अभी कितना जरूरी है, खासकर अब जब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है? ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोरोना वायरस किसी भी जगह पर पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और ये कई वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ईटा वेरिएंट, ये सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हैं। देखिए, इन्फेक्शन हुआ था वुहान से, और विद इन ए मंथ इट वाज देयर इन द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया। तो ये हम इसलिए हमारे को थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि अगर वो कोई नया वेरिएंट किसी भी पोर्शन, किसी भी जगह पर हुआ वर्ल्ड के अंदर, तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलने में उसे टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमारे को जब तक कि ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए, तब तक हमारे को सावधानियां बरतनी चाहिए। हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और इसको जितना इन्फेक्शन होना था, जितना इफेक्ट करना था कोरोना वायरस को, इसने कर दिया है। अब हमारे को वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे को सारे तरीके मौजूद है। तो हमारे को ध्यान देना है कि हम जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम अपने पूरे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको अपना के रखें। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात आपने की। वैक्सीन जिन लोगों को लगी थी, कई लोगों को 6 महीने या उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब ऐसे में बात हो रही है बूस्टर डोज की। क्या अभी बूस्टर डोज की ज़रूरत है, या आने वाले समय में बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है? मैं अगर अपनी राय करूँ, मैं अपने गवर्नमेंट या उसकी बात नहीं कहता। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एंटीबॉडीज उसके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में देखे, वैक्सीन लगने के बाद में एंटीबॉडीज बनते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेनिंग ऑफ होता है और खत्म हो जाता है।
अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक ऐसी इसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो टी सेल वाली होती है बी सेल के अंदर। तो टी सेल वाली जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और ये देखा गया जिनके अंदर एक बार भी इन्फेक्शन हुआ, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। जिनको वैक्सीन लगे उनके अंदर इन्फेक्शन जरूर हुआ, लेकिन जिनको बीमारी हुई उनको दोबारा नहीं हुआ। तो जिनको वैक्सीन लगे हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तो डेफिनेटली उनकी एंटीबॉडीज कम होंगी और उनको हमेशा खतरा बना रहेगा। तो हमारे को फिर स्टडी करके देखना पड़ेगा कि वो खतरा कितना बड़ा है, क्या बूस्टर लगाने से वो खतरा कम होगा या नहीं होगा। इस पर रिसर्च चल रही है, उसके बारे में अभी कुछ कहना बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ ये कि क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज कम हो गई और उसके दोबारा से एक बूस्टर लगा देना चाहिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्टिविटी है। कहना चाहिए ये कोई एविडेंस बेस्ड कोई प्रोसीजर नहीं है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसको बूस्टर लगाने की जरूरत है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।